नमस्कार, मैं हूँ आरजे रक्षा और आप सुन रहे हैं 88.4 एफएम वॉइस ऑफ किन्नौर। आज हमारे लिए है एक खास समय, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एक ऐसे विद्वान जिनका जीवन और कार्य पूरी तरह से बौद्ध दर्शन और शिक्षा को समर्पित है। प्रोफेसर वांगचुक दोरजे नेगी जी। प्रोफेसर नेगी जी वर्तमान में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज सारनाथ वाराणसी के वाइस चांसलर हैं, जिन्होंने अपना आचार्य यानी एमए बुद्धिस्ट फिलोसफी इसी संस्थान से किया और गोल्ड मेडल से सम्मानित हुए और उसके बाद पीएचडी किया संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी से। आपके शिक्षण क्षेत्र में शामिल हैं बौद्ध दर्शन की 4 प्रमुख शैलियाँ: मध्यामका, योगाचरा, सौतांत्रिका और वैभाषिका, साथ ही बौद्ध प्रमाणा और बौद्ध नैतिका। रिसर्च में आपकी रुचि बौद्ध तंत्र और व्याख्या साहित्य में रही है। सिर्फ भारत ही नहीं, विदेश में भी आपने अपना ज्ञान बांटा है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, श्रीलंका, कंबोडिया, ताइवान, थाईलैंड, बर्मा और अनेक देशों में विजिटिंग प्रोफेसर और धर्मा टीचर के रूप में आपने योगदान दिया है। आपके ग्रंथों जैसे व्हाट इज बुद्धिज्म, कमेंट्री ऑन धम्मपदा, वज्रायन दर्शन एवं साधना और प्राज्ञापारमिता हृदय सूत्र भाष्य ने बौद्ध दर्शन को समझाने का एक नया दृष्टिकोण दिया है। तो चलिए स्वागत करते हैं एक ऐसे विद्वान का जो भारत और तिब्बत के बीच के कल्चरल और स्पिरिचुअल ब्रिजेस को और भी मजबूत बनाता है। सर, बुद्धिज्म की ओरिजिन इंडिया में कैसे हुई और फिर ये धर्म तिब्बत तक कैसे पहुंचा? अच्छा, तो अगर मैं संक्षेप में कहूँ, बुद्धिज्म जो है तथागत बुद्ध से आता है, जो 6th सेंचुरी BC में कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के बेटे सिद्धार्थ के रूप में उन्होंने जन्म लिया था और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके जो है 6 वर्ष तक अध्यापन साधना करके 33 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बुद्ध की प्राप्ति की थी, बुद्ध बने थे जी। और उसके पश्चात उन्होंने पहला धर्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को 4 आर्य सत्य की घोषणा दी थी। क्रमशः उन्होंने 45 वर्षों तक जो है बौद्ध धर्म का उपदेश जो है गांव-गांव में विभिन्न इलाकों में जा करके है ना उन्होंने उपदेश दिया था। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने 45 वर्ष तक तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करा था और उसके परिनिर्वाण के पश्चात, क्योंकि आप जानते हैं उस समय कोई लिखने का प्रावधान व्यवस्था नहीं थी, जितने भी जो अध्ययन अध्यापन हुआ करता था वो जो मौखिक ऑरल ट्रेडिशन में होता था। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है राजगिरी के सप्तरनी गुफा में बुद्ध के परिनिर्वाण के 3 महीने के बाद आजाद शत्रु ने स्पॉन्सर किया था और 500 अर्हत एक साथ बैठ करके जो है वो बुद्ध ने क्या क्या कहा था उसका जो संगायन करते हैं, संगीति करते हैं। काउंसिल है ना, बुद्धिस्ट काउंसिल के नाम से जाना जाता है, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल। उसके बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वैशाली में 100 वर्ष के बाद हुआ था। अच्छा। तो तब तक भी जो है जितने भी बुद्ध के वचन थे ऑरल ट्रेडिशन के रूप में ही आता था, रिटर्न होता नहीं था। तो 100 वर्ष के बाद जो है भिक्षु संघ में थोड़ा मतभेद आया। इसके चलते जो है महासांगिक और थेरवाद के रूप में 2 शाखाएं निकली और फिर वो आगे बढ़ते हुए अशोक के समय में 3rd सेंचुरी BC में अशोक के समय तक जो है 17 स्कूल्स हो गए थे बुद्धिज्म के। तो फिर अशोक ने जो है तीसरा संगति जो है आजकल हम पटना जिसे कहते हैं पाटलिपुत्र में उन्होंने 9 महीने तक जो है बुद्धिस्ट काउंसिल करा था, जिसकी अध्यक्षता जो है मोदगल्यान तीस ने की थी। और उसी समय अशोक का बेटा महेंद्र और बेटी संमित्रा दोनों भिक्षु और भिक्षुनियां बनी थी और वो जो है श्रीलंका में 500 अर्हतों के साथ श्रीलंका जाते हैं और श्रीलंका में पट्टागमी के द्वारा उनका स्वागत होता है और क्रमशः सबसे पहले बुद्ध वचन का जो है एक प्रकार से लिखित रूप में जो है श्रीलंका में कहा जाता है। पट्टागमी के समय में उन लोगों ने पत्थर पर उसको खुदवाई करा था जी। तो उसी समय अशोक ने जो है धर्मदूत बर्मा में है, श्रीलंका में है, ऊपर अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक और ग्रीस तक है ना, दक्षिण भारत में चारों तरफ अशोक ने जो है अपना धर्मदूत भेज करके बौद्ध धर्म प्रचार प्रसारते हैं। तो फिर 1st सेंचुरी के आसपास 1st सेंचुरी BC में चाइना में भी बौद्ध धर्म जाती है और क्रमशः के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चाइना में भी होता है। फिर चाइना से आपका जापान है
आपका कोरिया आदि में भी होता है। फिर धीरे धीरे 7th सेंचुरी में तिब्बत के सोनबिंग गम्पो जो है अपने मंत्री को भारतवर्ष में भेजते हैं। वो नालंदा में आकर के अध्ययन करते हैं। तो नालंदा में जो गुप्त कानून जो स्क्रिप्ट थी उस समय का जो स्वर और व्यंजन जो अक्षर थे उसका आधार बना करके उन्होंने थुम्मी संबोटा ने जो है लिपि बनाया था तिब्बत के लिए। यदि वो आप जो है सारनाथ के म्यूजियम में ब्राह्मी लिपि का विकास का क्रम अगर देखेंगे तो गुप्त काल के समय को आप अगर तुलना करेंगे उसमें बहुत सारा तिब्बती अक्षर से मेल खाता है। कुल मिलाकर के तिब्बत का जो स्वर और व्यंजन है वो भारतीय व्याकरण पाणिनि के आधार पर बनाया गया है। उसी समय सोंगजिन ने अपने साथ कहा जाता है कि 21 ग्रंथों को ले गए थे। फिर तिब्बत में उसका अनुवाद शुरू हो गया था। तो फिर क्रमशः ख्रिसुन देवचन के समय में तो कई लोग भारतवर्ष अध्ययन के लिए आए और भारत से कई आचार्य उपाध्याय तिब्बत में गए और तिब्बत में जो है ख्रिसुन देवचन ने सम्य निगुरलुंगी तुला कंगे सम्य विहार की स्थापना की। वहाँ ये हमारे बागलपुर चंपाराना जिसे आज विक्रमशील विश्वविद्यालय कहते हैं उसके उपाध्याय शांतरक्षित को उन्होंने, ये धर्मपाल के समय है, पाला डायनेस्टी के समय है, उस समय वो तिब्बत में गए थे और वहाँ पर उन्होंने भिक्षु संघ की स्थापना की। और फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का श्रेय जो है भारत के शांतरक्षित जी को सबसे पहले होता है। और फिर उसके बाद उन्होंने जो उद्यान अभी कहा जाता है कि स्वात रिवर है जो इस्लामाबाद और अफगानिस्तान के स्वात रिवर है जो अफगान वहाँ से गुरु पद्म संभव को जो आमंत्रित करा था। फिर उन्होंने भी तिब्बत में जो तंत्र का प्रचार प्रसार करके बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रादुर्भाव जो है शांतरक्षित जी और गुरु पद्म संभव के द्वारा होती है। तिब्बतन सोसाइटी ने हमेशा इंडिया को एक स्पिरिचुअल और कल्चरल हब के रूप में देखा है। आपके नजरिए से इसका क्या कारण हो सकता है? निश्चित रूप से ये वास्तविकता है। तिब्बत में बुद्धिज्म जो 7th सेंचुरी में जाता है। 7th सेंचुरी से पहले 7वीं शताब्दी से पहले वहाँ पर कोई धर्म या दर्शन या साहित्य नहीं थे। जैसे कि मैंने अभी कहा कि उन्होंने पाणिनि के आधार पर स्वर और व्यंजन बनाए, लिपि बनाई, भाषा बनाया, ठीक है ना। यहाँ तक कि साहित्य का भाषा कुछ था नहीं। तो इसका अर्थ यह है कि तिब्बत में 7th सेंचुरी से पहले लोग एक प्रकार से जिप्सी के रूप में, एक प्रकार से गजरिया के रूप में, कुमंतक के रूप में जो है थे। वहाँ बहुत बड़ा विहार या अध्यापन का कोई परंपरा जैसा नहीं था। तो इसलिए विशुद्ध रूप से तिब्बत की जो परंपरा है वो भारतीय नालंदा परंपरा है। यहीं से स्क्रिप्ट बन करके तिब्बत जाता है, यहीं से नालंदा से साहित्य तिब्बत में जाता है। भारत के उपाध्याय आचार्य लोग तिब्बत में जाते हैं, वहाँ के युवा यहाँ अध्ययन के लिए आते हैं। और फिर समय बिहार में जो है बौद्ध धर्म दर्शन साहित्य का जो है अनुवाद का कार्य शुरू होता है, जिसमें हम बुद्ध के वचन को कंजुर कहते हैं, जिसमें 1115 या 18 कंटेंट्स हैं। और उस पर भारतीय आचार्यों के द्वारा लिखा गया जो कमेंट्री है वो 4567 है, जिसे हम तेंगुर कहते हैं, जो 215 वॉल्यूम में भिन्न भिन्न एडिशनों के चलते कुछ में 225 भी है तो 15 भी है वो है। लेकिन कुल मिलाकर के जो है भारत के आचार्यों के द्वारा लिखा गया लगभग 4500 ग्रंथों का, जिसमें धर्म दर्शन इतिहास एस्ट्रोलॉजी और आपका ये मेडिसिन छंद उत्कार आदि आदि हम कह सकते हैं पंच महाविद्या और पंच लघु विद्याओं का जो तिब्बत में प्रचार प्रसार हुआ था वो भारतीय परंपरा है। इसलिए तिब्बत की संस्कृति तो एक प्रकार से भारतीय संस्कृति ही है वहाँ जी। तो परम दलाई लामा जी भी यही कहते हैं ना। हाँ जी। भारत जो है उनका गुरु है, तिब्बत उनका शिष्य है। लेकिन आज भारत वर्ष में बौद्ध धर्म जो है उसको जो उन लोगों ने 1000 से भी ऊपर वर्षों तक
संभाल के संयोग करके संवर्धन करके रखा है। आज एक प्रकार से वो जो है गुरु है और हम लोगों को एक प्रकार से चेला के रूप में उनसे जो हमारी प्राचीन भारतीय एंशिएंट विजडम था उसको हमको लेना है। ऐसा मैं कह सकता हूँ कि भारत और तिब्बत के बीच में धर्म, दर्शन, साहित्य का, संस्कृति का अटूट संबंध रहा है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन यूनिवर्सिटी का तिब्बतन बुद्धिज्म को शेप करने में क्या सिग्निफिकेंस रहा है? हाँ, ये तो जैसे कि मैंने कहा ना, 7th सेंचुरी से पहले जो तिब्बत में यहाँ तक कि अल्फाबेट तक उनके पास नहीं था, पोलिटिकल तक ही सीमित था, भाषा ही नहीं था। उसको जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में संबोधा जो है काज शुरू होते हुए नालंदा में आए और वहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया और फिर वहाँ भाषा का निर्माण किया। फिर अपने साथ जो है साहित्यों को ले जाकर के तिब्बत में उन्होंने अनुवाद किया। नालंदा का तो अपूर्व योगदान है ना तो तिब्बतन बुद्धिज्म में। फिर वहीं कहा जाता है कि नालंदा से आगे आजकल जो हम बिहार शरीफ कहते हैं, लगभग नालंदा से 22 किलोमीटर आगे है बिहार शरीफ। तो बिहार शरीफ पर जो एक जैसा है ना उसको ओडियान कहते हैं। ओडियान में ओदनपुरी महाविहार, यहाँ पर तंत्र का जो है केंद्र था। नालंदा सूत्र का ज्ञान था। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वहाँ सूत्र और विनय पर जोर दिया जाता था। वहाँ से 22 किलोमीटर दूर जो बिहार शरीफ है आज भी है, तो वहाँ पर मुझे देखने का अवसर मिला, जाने का अवसर मिला। वहाँ पर खंडर आज केव आज भी है। तो वहाँ पर तंत्र का योगदान था। उसमें कहा जाता है कि हमारे जो कलयुग परंपरा के मरपा थे उन्होंने वहाँ नाड़पात का दर्शन मेरे किया था। कुल मिला के जो भी हो, जो ओदनपुरी महाविहार थी उस समय, तो उसी का एग्जाम्पल लेकर के, उसी का नमूना जो है तिब्बत में जो साम्य है, तो शांतरक्षित में अनुवाद के लिए जो एक केंद्र स्थापित किया, उसका आकार, उसका एक प्रकार से डिजाइन जो है ओदनपुरी महाविहार को मद्देनजर में रख, उसको ये इमेज में रखे, उसके रूप में बनाया था। कहते हैं सामने निजर लुंगी जो कि तुलाखंड जो है ओदनपुरी बिहार का रूप है। हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के एरियाज काफी क्लोजली लिंक्ड रहे हैं तिब्बत से। आप बताइए कि रीजन में इंडिया ने तिब्बतन कल्चर और स्पिरिचुअल लाइफ को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया है इन सभी रीजन ने? हाँ, तो जैसे मैं किन्नौर का हूँ जी, तो आप देखते हैं ना, किन्नौर से यदि शिमला पार करके आपको पंजाब हरियाणा में आना हो तो काफी समस्या है, काफी दूर पड़ता है। लेकिन किन्नौर से आप शिवकिला क्रॉस करके तिब्बत में जाएं तो बहुत नजदीक पड़ता है, आना जाने का है ना। तो एंशिएंट टाइम में वहाँ से लोग जो है अपना व्यापार के लिए तिब्बत जाया करते थे। और लोतावा रीजन तंगो जो है तिब्बत से किन्नौर में भी आए हैं 10th सेंचुरी में, आसपास 10th 11th में। तो उन्होंने पूरा किन्नौर में बिहार बनाया है ना। लद्दाख में भी जैसे अलची जैसे कहा जाता है कि लोतावा रीजन तंगो ने लगभग 108 छोटे बड़े बिहार नहीं कहूँगा, श्राइन रूम जैसा, पूजा स्थल जैसा उसका उन्होंने निर्माण किया था, है ना। तो इस प्रकार जैसे किन्नौर में बौद्ध धर्म का प्रवेश के संबंध में, या किन्नौर हो या लद्दाख, हम 3 फेस में बांटते हैं। एक एंशिएंट टाइम में अशोक के समय में भी थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म जो है लद्दाख वेरे में, शंकर वेरे में भी आया होगा, किन्नौर वेरे में भी निश्चित रूप से आया होगा, क्योंकि देहरादून के पास यमुना नदी के तट पर जो आर्य पथ है वहाँ पर अशोक का लाट वेरे है। तो जब अशोक वहाँ आए थे तो किन्नौर से भेड़ बकरी वाले उत्तराखंड उत्तरांचल सिरमौर आदि में जाते हैं। तो इस संपर्क में आकर के शायद अशोक के समय में थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म जो है किन्नौर वेरे में रहा होगा, क्योंकि आगे चल करके जब हैंसंग भारत में यात्रा करता है तो वो कुल्लू में भी आए थे। तो कुल्लू में आए थे, कुल्लू में भी काफी बौद्ध धर्म का केंद्र था। तो अपने यात्रा विवरण में लिखता है कि उसके आगे भी बुद्धिज्म है जैसा करके। यद्यपि हैंसंग किन्नौर में तो नहीं आया था, लेकिन हल्का सा जिक्र आसपास बुद्धिज्म होने के बारे में भी ऐसा
बातें किंवदंती जो है रहता है। लेकिन आज वर्तमान में जो किन्नौर या लद्दाख या लाहौल स्पीति में बुद्धिज्म है वो लोथर रिंझेन संघों के समय का है। क्योंकि वो जो है आए थे, उन्होंने बिहार बनाया था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो इस प्रकार बुद्धिज्म का प्रवेश जो है हम कह सकते हैं लोथर रिंझेन संघों से भी हुआ, और कहीं कहीं पर जैसे न्यासांग वेरे में है, लिप्पा वेरे में है, तो कहा जाता है कि गुरु पद्म संभव भी आए थे आपका ऊपर तिलासंग वेरे में गुरुमुचे। यदि गुरुमुचे आए होंगे तो वो तो 8th सेंचुरी में है, तो उनका भी रहा होगा। लेकिन आगे चलकर 60th में तिब्बत की जलवा कोथंग वाले जो शासों में कोथंग केव है ना आज आए थे। फिर उसके बाद डोपा का जो परंपरा का जो है किन्नौर में प्राय जो है ये 16th सेंचुरी के बाद जो है उसका बोलबाला जैसा रहा लगता है। जैसे आप जानते हैं किन्नौर नेसन के जो युगल टुर्कु हैं, 8वां अवतार है, अब तो 9वां अवतार आए हैं असम में, तो वो जो है उनका गद्दी तो तिब्बत में था, तो प्राय वो जन्म जो है किन्नौर में रहते थे। बिल्कुल। तो उनका एनवायरमेंट जो है तिब्बत में जाकर होता था। उस समय लोग उनके साथ तिब्बत में अध्ययन के लिए जाते थे, अध्ययन करके वापस लौटते थे। इस प्रकार किन्नौर में ज्यादातर उसमें जो है ये आपका डुप्पा का जो परंपरा का बोलबाला रहा है, ऐसा जैसा लगता है। लेकिन बाद में लोथर रिंझेन संघों ये 17th या 18th सेंचुरी एग्जैक्ट मेरे को अभी याद नहीं है, उसमें वो जब तिब्बत में गए थे तो पेंशन ताशिलुम्बो में गए थे। तो ताशिलुम्बो में जब गए तो पेंशन जो है चाइना में जाते हैं, उस समय उन्होंने अपना उत्तरदायित्व जो है लोथर रिंझेन संघों को देते हैं ताशिलुम्बो में। इसके चलते जब वो ताशिलुम्बो में एक उत्तराधिकारी के रूप में रहते हैं, तो फिर उन्होंने किन्नौर, लाहौल स्पीति आदि के लिए जो है छात्रावास बनाया था। तो इसलिए लोग जो है वहाँ जा करके वहाँ अध्ययन करते थे। तो यद्यपि लोथर रिंझेन संघों जलुक परंपरा को संबंध नहीं रखते, वो तो एंशियंट परंपरा है। तो उस समय तक तो कजू जलुक साचा पैदा ही नहीं हुआ था। रिंझेन संघों जब आए थे, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो एक प्रकार से न्यून परंपरा जैसा है। अच्छा। लेकिन जो 17th सेंचुरी या 18th एग्जैक्ट वो ताशिलुम्बो में गए, तो उसके बाद लोग ताशिलुम्बो में जाना शुरू किया। तो फिर जलुक परंपरा भी हमारे किन्नौर में फिर काफी प्रचार हुआ। इस प्रकार जो है तिब्बत और किन्नौर के बीच में जो है बौद्ध धर्म का संबंध ऐसा जैसा दिखता है। ओके, तो इस प्रकार सभी लोगों को इन्फ्लुएंस किया गया, समझा सर। ओके सर, किन्नौर, स्पीति, धर्मशाला, लद्दाख, सिक्किम की मोनेस्ट्रीज हैं, आज भी लर्निंग के लिए बड़े सेंटर्स बन चुकी हैं ये सारी मोनेस्ट्रीज। ये किस तरह से इंडिया के कंटिन्यूइंग रोल को दिखाता है और तिब्बतन स्पिरिचुअल लाइफ में ये कैसे अपना रोल निभाता है? जी देखिए, ये तो व्यक्ति जो है मेरे दृष्टि में विज्ञान के बिना तो रह सकता है जी, लेकिन आध्यात्म के बिना, धर्म के बिना रह नहीं सकता है। बिल्कुल। धर्म मीन्स आस्था, हाँ जी, है ना। धर्म मीन्स जीवन जीने की शैली या आस्था जी। ये जो व्यक्ति के साथ जुड़ा है, इसलिए किसी ने लोग आस्था रखते ही हैं। उसमें जो है धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। धर्म के बिना व्यक्ति कैसे रहे। तो इस संबंध में जब देखेंगे तो हिमालय में कौन सा धर्म है, कौन सा धर्म जो है रूठित है, ये देखते हैं। तो बुद्धिज्म है, तो बुद्धिज्म होने के नाते मुझे याद है बचपन में तो हमारे गांव में तो स्वतंत्रता से पहले कहाँ स्कूल हुआ करता था। बिल्कुल, स्कूल नहीं थे ना जी जी, मोनेस्ट्रियां तो थे ना। हाँ जी, मरना जीना अध्यापन जो भी हुआ करता था वो बिहारों में ही होते थे। वहाँ के प्रमुख जो है गुरुजी लोग ही होते थे, उन्हीं के मार्गदर्शन से ही हुआ करता था। एक प्रकार से गाँव का जो पूजनीय होता था, आदरणीय होता था, ये तो वही नामाजी लोग ही होते थे, है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए उसका प्रभाव तो स्वाभाविक है, समाज में प्रभाव तो स्वाभाविक है गुरुजनों का, बुद्धिज्म का।
तो उसका तो बहुत बड़ा योगदान है ही है ये हिमालयन संस्कृति के लिए। जब बुद्धिज्म का वहाँ के समाज और संस्कृति में प्रभाव है, तो बुद्धिज्म का ओरिजिन तो बुद्ध गया है, बोधि ट्री, पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे बुद्ध ने बुद्ध की प्राप्ति की थी जी। सारनाथ है जहाँ तथागत बुद्ध ने अपना देश में किया था जी। लुम्बिनी है जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ परिनिर्वाण कुशीनगर, तो भारत भूमि में है ना। हाँ जी, हाँ जी। वो तो इसलिए जो है वो एक प्रकार से अनायास ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से सहज रूप से है ना, देश के प्रति उनका आस्था तो अपने से बढ़ता है ना। हाँ जी। फाइनली इंस्टीट्यूशन जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज सारनाथ आपके हिसाब से इंडो तिब्बतन इंटेलेक्चुअल थॉट्स को शेप करने में इनका क्या रोल रहा है? यदि आप किन्नौर में आज जो तिब्बत के महान गुरु दलाई लामा जी, साक्यागोमा जी, भिक्षु मोचे आदि जो महापुरुष वहाँ आते हैं, तो उनके भाषणों को, उनके विचारों को कोई ठीक अनुवाद करके देता है, वो जो है हमारे संस्थान का प्रोडक्ट है, हमारे संस्थान से निकले छात्र हैं जी। तो वही लोग अनुवाद का काम करते हैं और हमारे संस्थान से निकले हुए छात्र किन्नौर में कई जगह पर शास्त्री के पद पर बैठकर संस्कृत का अध्यापन करा रहे हैं और जहाँ भी मोनेस्ट्री है उसमें जो सेक्रेटरी का काम करने वाला हो, है ना, वो हमारे यहाँ के छात्र हैं, किन्नौर से निकले हुए कई छात्र हैं। लद्दाख में अगर आप देखेंगे ना तो हर स्कूल में जो है हमारे संस्थान से निकले छात्र लोग वहाँ पर संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो बोधी भाषा पढ़ा रहे हैं। और सिक्किम में देखेंगे, दार्जिलिंग में देखेंगे, इन क्षेत्रों में जो है बौद्ध धर्म, दर्शन या भाषा का जो एक प्रकार से दायित्व लेकर के कार्य कर रहे हैं, वो तो हमारे संस्थान से निकले छात्र लोग ही तो हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए तो तीर्थी संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ से निकले कई छात्र सिर्फ भारत वर्ष में विदेशों में भी केंद्र स्थापित करके बौद्ध धर्म दर्शन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो तीर्थी संस्थान का तो मैं समझता हूँ कि बौद्ध धर्म दर्शन के प्रचार प्रसार में अपमान है। आज भी हमारे संस्थान में 40-45 बच्चे किन्नौर के हैं, 90 से ज्यादा लद्दाख के हैं, 115 अरुणाचल से छात्र आए हैं, यहाँ से पढ़ के निकल करके वो जो है भिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं। तो आज का ये संवाद एक अनमोल अनुभव रहा। प्रोफेसर वांगचुक दोरजे नेगी जी ने हमें समझाया और दिखाया कि बौद्ध दर्शन सिर्फ एक शास्त्र नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो सभ्यताओं, सीमाओं और समय को जोड़ती है। उनके अनुभव और विचार भारत और तिब्बत के स्पिरिचुअल और कल्चरल संबंधों को और भी गहरा बनाते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आज की ये बातचीत आपके लिए प्रेरणा का एक नया स्रोत बनकर रही होगी। इसी के साथ मैं आरजे रक्षा आपसे विदा लेती हूँ। आप सुन रहे हैं 88.4 FM वॉइस ऑफ किन्नौर। जल्द ही फिर मिलेंगे नए विषय पर, नए मेहमान के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक के लिए ज्ञान और प्रेरणा की रोशनी को अपने जीवन में बनाए रखिए। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।